नमस्कार दोस्तों, विजार्ड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु सक्सेना। आज फिर हम आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर जो 10th क्लास का है, प्रकाश का प्रवर्तन, उसके बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नया से नया वीडियो मिल सके। और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट करके हमें बताएं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस चैप्टर के बारे में बता चुका हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन, लेकिन फिर दोबारा से इसको और ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि इसको डिफाइन करके पूरी तरह बताइए, जिससे और सारी जानकारी मिल सके। तो मैं इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है कि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन, तो सबसे पहले प्रकाश क्या है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो प्रकाश का मतलब होता है कि वैसी वस्तु जिसके बिना हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएँ। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा और बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश की क्या परिभाषा हुई, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आगे है प्रकाश स्रोत। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है, सो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। अब प्रकाश के बारे में तो जान गए। अब है अगला कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। स्रोत मतलब कहाँ से निकलता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है। सूर्य से निकलता है, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि से प्रकाश निकलता है। अब है मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक जिसे भगवान बनाया, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सब तारे हुए, ये सब जितने भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसे हम लोगों ने नहीं बनाया, इसे प्रकृति ने बनाया। इसलिए इसे प्रकृति प्रदत्त कहा जाता है। और कुछ मानव निर्मित है, जैसे लालटेन हो गया, दिया, मोमबत्ती, ये सब जो हुआ सो मानव निर्मित है। इसे मानव के द्वारा बनाया गया है, तो इसे मानव निर्मित कहते हैं। बिजली का बल्ब हो गया, तो ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। आगे है कि प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला जो क्वेश्चन बनता है, सो प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कैसे किसे कहते हैं, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब हमें बताएं कि कौन सा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो बल्ब करेगा, टॉर्च करेगा, क्या ये सब करेगा ना। तो इसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तु की परिभाषा क्या होगी, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगला है इसी में कि अप्रदीप्त वस्तु, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित न करे, जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो, तो उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है जैसे बेंच हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, ये सब प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है। तो इसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, किरण पुंज के बारे में बता चुका हूँ कि किरणों के झुंड को क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इस सब क्वेश्चन के बारे में आगे बता चुका हूँ। अब है नेक्स्ट कि प्रकाश का प्रवर्तन। इस चैप्टर में मेन जो है
चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के बारे में समझ गए कि प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उससे प्रकाश कहते हैं। अब परावर्तन, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी दर्पण से प्रकाश के टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मतलब रिटर्न होना। आगे जो क्वेश्चन बनता है कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, चित्र के साथ समझाइए। तो देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौटने के क्रम में जिन नियमों का पालन करती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम तो क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रकाश को दर्पण पर ले जाते हैं तो वह वहाँ से टकरा कर रिटर्न हो जाता है। दर्पण से टकराने के बाद वह रिटर्न हो जाता है। और आगे है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो किसी एक बिंदु से प्रकाश के किरण निकलकर परावर्तक सतह से टकराने को आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए, एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से निकला और सीधा एक समतल दर्पण पर आकर टकरा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और फिर रिटर्न होगा, टकरा कर लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो ये टकरा कर लौट रहा है उसे क्या कहेंगे, उस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और बीच में जो अविलंब है, बीच में जो एक लंब है उसे क्या कहेंगे, अविलंब। तो इस तीनों के बारे में बता दिए। अब है परावर्तित किरण। तो प्रकाश के किरण जो परावर्तित टकरा कर लौटे उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित कोण कहते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें परावर्तन के कितने नियम हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है सो परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में है। तो यहाँ जो दर्पण आपतन बिंदु लिखा हुआ है, ये जो दर्पण है काला कलर का, ये एक ही समतल पर न तीनों है, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण। तो प्रथम नियम परावर्तन का क्या है कि प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में है। और दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आगे है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का है होते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं पहले जानना चाहिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अगला, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं इसी क्वेश्चन में है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आभासी जिसे रियल इमेज बोला जाता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज बोला जाता है, दूसरा आभासी या काल्पनिक जिसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। अगला, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और
वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब है पार्श्व परिवर्तन, क्या से आप क्या समझते हैं? पार्श्व परिवर्तन, जब हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं। जब आप आईना के सामने सीधा से समझिए कि आईना के सामने आप खड़ा होते हैं तो सामने देखते हैं कि आप ही के जैसा एक सेम टू सेम आदमी खड़ा है। आप अगर दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं तो वो बायां उठाता है, और यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। जिसमें आप दाहिना उठाते हैं वो बायां उठाता है, लेकिन लगेगा कि एकदम समान है, लेकिन उल्टा कार्य करता है। तो इसे क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। अब है समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, बताएं। तो देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का पार्श्विक रूप क्या होता है? उल्टा होता है। देखें ना, आईना में क्या होता है कि उल्टा होता है, वही सेम टू सेम यहाँ भी है। प्रतिबिंब आभासी होता है और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के जितना आगे रहता है। जितना आगे रहेगा उतना पीछे बनेगा। अब है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में अब जानना है। देखिए, गोलीय दर्पण बनता कैसे है ये मालूम होना चाहिए पहले। तो किसी खोखले गोले के एक भाग से बने परावर्तक सतह को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे चम्मच देखे हैं, चम्मच, तो वो कैसा होता है? वो खोखले गोले की तरह होता है, चमकीला होता है। तो वो क्या होता है कि किसी खोखले गोले के एक भाग से बने परावर्तन सतह को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में प्रायः कांच के टुकड़े को रजतित किया जाता है। रजतित मतलब होता है कलई करना या रंग करना। जब आप आईना देखते हैं तो आईना का जो पीछे वाला पार्ट हट जाता है तो उसमें दिखता होगा कि वाइट कलर का, सिल्वर कलर का रंग करके उसके ऊपर ब्लू चढ़ाया हुआ रहता है। तो वैसे ही क्या होता है कि कांच के टुकड़े को रजतित किया जाता है। रजतित मतलब रंगा जाता है, तभी वह एक तरफ आईना जैसे बनेगा। तो इसमें है कि कांच के टुकड़े को बाहर से रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है। मतलब उभरा हुआ जो क्षेत्र होता है उस पर अगर रंगिएगा तो क्या बनेगा? अवतल दर्पण। और भीतरी भाग को रंगिएगा तो क्या बनेगा? उत्तल दर्पण। तो अब हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। परावर्तक सतह धंसा हो। तो कांच के बाहरी टुकड़े को जब बाहर से रंगेंगे तो क्या होगा? अंदर का सतह तो खुला रहेगा, वो रंगा हुआ नहीं रहेगा। तो इस कारण क्या होता है अवतल दर्पण में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अब है आगे कि उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में बताया गया हुआ है कि ये जो परावर्तक तल है उसके पीछे कलई किया। अवतल दर्पण में क्या है? उठा हुआ भाग को बाहर से कलई किया हुआ है, और उत्तल दर्पण में क्या है कि अंदर से कलई किया हुआ है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देख लिए फोटो ए और बी में। अब है गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। तो इसमें बताना है कि ए वक्रता त्रिज्या एफ बराबर r/2 कैसे होता है, सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप कि एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण, जिसको बाहर से रंगा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका नाम है एम, और नहीं दिख रहा होगा, एम और एम डैश है। इस पर क्या कहते हैं कि ए बी जो एक रेखा है वह क्या है? प्रकाश की किरण है, जो टॉर्च को जलाते हैं और वह बी तक पहुंचता है। बी एक परावर्तक सतह है, और जब भी हम किसी, मान लीजिए सपोर्टेड किसी गेंद को फेंकते हैं तो दीवार से टकरा कर क्या होता है? पीछे ही आता है ना, आगे तो नहीं जाता है। तो वैसे ही एक प्रकाश की किरण को जब हम आईना पर या कोई भी दर्पण पर प्रकाश की किरण को ले जाते हैं तो वह टकरा के वापस लौटता है। तो क्या हो रहा है इसमें कि ए और बी, ए से बी तक
जो किरण है वह आपतित किरण है, यानी प्रकाश की किरण क्या कर रही है, गोलीय दर्पण से आकर टकरा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो इसमें और फिर 20 20 से डी तक जो है सो क्या है, रिटर्न जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इसमें क्या बन रहा है, एक अभिलंब है और इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण I = R। तो अब देखिए इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं कि एक अवतल दर्पण M और M डैश है जिसका ध्रुव P है। तो इसका ध्रुव देख रहे हैं, P है बीच का बिंदु। अब है तथा PC मुख्य अक्ष है। PC जो देख लीजिए, PC कहाँ है, ध्रुव वाला जो लाइन है वो पूरा क्या है, PC है। तो PC क्या है, मुख्य अक्ष है। अब AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। AB कहाँ है, AB तुम पहले बता चुके हैं कि AB एक आपतित किरण है। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो AB एक आने वाली किरण है, इसे आपतित किरण कहते हैं। यह अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। समांतर और निकट मतलब देख लीजिए कि PC जो है ये PC के समांतर और निकट है, समांतर और निकट है ना। समांतर PC के समांतर AB समांतर और निकट है। अब इसमें देखते हैं कि किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। देखिए F से होकर गुजर रही है कि नहीं, देख लिए F से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। अब है कि कोण ABC = कोण CBF। अब देखना है कोण ABC और CBF कहाँ है। देखिए कोण ABC A B और C, अविलंब वाला लाइन लेंगे, कोण ABC और कोण CBF मतलब कोण ABC का कोण कौन है, I है, और कोण CBF का कौन है, R है। देख रहे हैं आप। तो परावर्तन के नियम से क्या बताया हुआ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो कोण ABC = कोण CBF, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परावर्तन, देखिए यहाँ कोण ABC = कोण CBF परावर्तन के नियम से। इतना तो जान गए। अब है आगे कि कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से। अब आते हैं कोण ABC पर फिर से। तो कोण ABC I, कोण ABC का मतलब क्या हुआ, I, B के बारे में देखना है। तो कोण ABC = I हो गया, ठीक। और कोण क्या कह रहा है, BCF मतलब ये थीटा वाला जो है वो है, तो BCF। तो एकांतर कोण से ये सामने, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होंगे, कोण ABC और कोण BC और F दोनों किस कोण से बराबर होंगे। अब देख रहे हैं आप कि कोण ABC बराबर CBF परावर्तन नियम से, कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से। अब इसलिए कोण CBF बराबर कोण BCF, देखिए जब ABC के बराबर है CBF और ABC के ही बराबर है BCF, तो कोण CBF और कोण BCF दोनों बराबर होगा। और देखिए त्रिभुज BCF से, त्रिभुज BCF में आ जाइए, यही त्रिभुज BC और F ये वाला है, थीटा वाला, थीटा R और ये F, कोण त्रिभुज BCF में देखते हैं। तो BCF क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका दो भुजा बराबर है, CF और BF दोनों बराबर है, CF और BF दोनों बराबर है इसमें। तो देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, देखिए तो क्या है, BF बराबर CF समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर है। अब है आगे देखिए, यदि BP के निकट हो, BP देखिए BP के निकट है कि नहीं, तो BF = PF, तो PF बराबर CF। देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए BF और CF बराबर है ना। तो PF भी बराबर होगा, CF और PF भी बराबर होगा, दोनों का आधा भाग है, PF भी बराबर होगा। तो अब देखिए कि PC बराबर, अब देखते हैं कि देखिए कि PF बराबर PC/2 होगा,
तो इससे सिद्ध होता है कि F बराबर R/2 मतलब फोकस दूरी जो है सो वक्रता त्रिज्या के आधा है। फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या के आधा है। अब है आगे कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार। देखिए इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु की स्थिति, देखिए अगर अवतल दर्पण वस्तु ध्रुव पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही। प्रकृति कैसे होगी? आभासी, सीधा और बराबर। अगला है कि अगर वस्तु ध्रुव P और F के बीच हो, F मतलब फोकस दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसी होगी? आभासी, सीधा और बड़ा। अब है आगे कि फोकस दूरी पर, अगर वस्तु फोकस दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर। आकृति प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब आगे है F और C, फोकस दूरी और C के बीच हो तो C तथा अनंत के बीच बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अगर C पर हो, वक्रता केंद्र पर वस्तु जो हो C पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी C पर बनेगा अवतल दर्पण में। और प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा और बराबर। अगला है वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो कैसा बनेगा? वक्र कहाँ बनेगा? C और तथा F के बीच बनेगा और वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। ठीक है। आगे है अगर वस्तु अनंत पर हो तो फोटो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब F पर और वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होगा। अब देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, इस टॉपिक को मैं अभी बताने वाला हूँ। अवतल दर्पण के उपयोग, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किस किस चीज़ में होता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है आपको हजामती दर्पण के रूप में, टॉर्च, वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। इससे प्राप्त उष्मा कई प्रकार के उपयोग लिए जाते हैं। तो इसमें क्या अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का क्यों प्रयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में? क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होता है सो सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब होता है। इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसके रूप में होता है? हजामती दर्पण के रूप में। अब है आगे इसमें हमें बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें एक दो टॉपिक छोड़ दिया गया है, जैसे चिन्ह परिपाटी हो गया। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। दूसरा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के समय आपको ज़रूरत पड़ेगा। और अगला है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब मतलब जो फोटो बनता है उसकी ऊंचाई, और बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर सूत्र होता है h'/h। तो देखिए इस चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल बचा हुआ है। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में हर हाल में न्यूमेरिकल ही बताएंगे। इसमें का जो भी सूत्र है वह बुक से पढ़ के याद कर लीजिएगा। जो बहुत सारा सूत्र हम दे चुके हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो में भी सूत्र देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सूत्र याद कर लेने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बुक अवेलेबल होगा। और बुक अवेलेबल होगा उससे क्या कीजिएगा कि आप फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो प्रूव्ड किए हैं उसको प्रूव्ड कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा।
अब है आगे हम न्यूमेरिकल बताएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।